देश का अपना चैनल। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और डालते हैं इस घंटे की हेडलाइंस पर सबसे पहले नजर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। 625 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे और अन्य चरणों के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साणंद में किया रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कोल्लम में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतियों को किया स्वीकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के कोकराझार में की चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर में उन्होंने ठोकी ताल। मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र कर भाजपा को घेरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने बारामती से नामांकन किया दाखिल। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से होगा सामना। परिवार की प्रतिष्ठा की सीट बनी चर्चा का केंद्र। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर पथराव की घटना ने लिया सियासी रंग। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, पूरे मामले के हस्तक्षेप की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने भी घटना की निंदा की। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 के चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार के मतदान की सभी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कमर कस चुका है। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया था। इस चरण में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी सीटों पर चुनाव होगा। वहीं राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर भी चुनाव होगा। लोकसभा के पहले चरण के साथ साथ इसी दिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नई विधानसभाओं के लिए भी चुनाव। और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गांधीनगर और अहमदाबाद में ताबड़तोड़ रोड शो किए। अमित शाह ने अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक साणंद के बीच एक रोड शो से की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
और अमित शाह ने गांधीनगर में विशाल रोड शो किया। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम के कोकराझार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को अलग थलग रखा। वहीं उन्होंने भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज पूर्वोत्तर भारत का 70% हिस्सा आफ्सपा से बाहर हो चुका है। आप डिमांड करते थे आफ्सपा हटाओ, एएफएसपी हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के उदयगिरी क्षेत्र के डंडा सहरिया हाई स्कूल के खेल मैदान में सार्वजनिक रैली की और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी की सरकार मतलब प्रो एक्टिव सरकार, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राजनीति का चरित्र, देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बदल डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के कन्नूर में एक जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भारत की जनता पर एक राष्ट्र, एक इतिहास और एक भाषा को थोपना चाहती है, जबकि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी देश में विविधता पर विश्वास रखती है। The Congress Party and the UDF accept the diversity of India. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. First of all, this is a fundamental misunderstanding of what India is. How can you come to the people of Kerala or the people of Tamil Nadu or the people of Bengal and say there is going to be one language? You're insulting every single citizen of Kerala. Malayalam is not just a simple language. If you remove Malayalam, how will a mother in Kerala explain the history of this great land to her children? और कांग्रेस ने केरल में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश के समर्थन में अट्टिगल में एक रोड शो किया। और फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दार्जिलिंग के संसदीय क्षेत्र के तहत बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता के समर्थन में एक रोड शो किया। और महाराष्ट्र की बारामती संसदीय सीट इस वक्त चर्चा के केंद्र में है और वजह है यहां से शरद पवार जो कि वहां के बड़े दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उनके परिवार के लोगों का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना। इस कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। और यह दीगर बात है कि यह सीट शरद पवार के गढ़ के तौर पर जानी जाती है। इस बार सुनेत्रा पवार का सामना शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से होगा। इस सीट पर परिवार के बीच लड़ाई ने इस पूरी
राजनीतिक लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है। सुनेत्रा पवार के नामांकन दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे। और 24 की चुनौती में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखते हैं दूसरी खबरें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को एक पत्र लिखकर इन घटनाओं की जांच की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने राज्य के 2 हिस्सों में हिंसा की घटनाओं के बारे में शिकायत की है। भाजपा नेता का कहना है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बुधवार शाम से ही राज्य में स्थिति खराब है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंसा की ऐसी घटनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा के बाद राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। इसके साथ ही हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। रामनवमी पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में शक्तिपुर में हिंसा भड़क गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह की घटना पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में भी घटित हुई और रैली में शामिल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका एगरा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विवादास्पद बयान देते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में TMC प्रमुख ये कहते हुए देखी जा रही हैं कि अगर आप बीजेपी को 17 अप्रैल को नारेबाजी करते हुए देखते हैं तो ये उनके दंगे का दिन है। विपदे फेलबे আমি ভাই বোনদেরও বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी के पावन अवसर पर निकल रही शोभा यात्रा पर किए गए हमले की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे एक आतंकवादी घटना बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी NIA द्वारा जांच कराने की मांग भी की है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर जिस प्रकार का प्राण घातक हमला किया गया वह सामान्य हमला नहीं था, वह आतंकी हमला था। वहां पर बम फोड़े गए, घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे, उनका उपयोग लोगों को घायल करने में किया गया, तलवारों से हमला किया गया, लोगों को पकड़कर घेर कर जान से मारने की कोशिश हुई। ये एक दिन की तैयारी में संभव नहीं था, हफ्तों से तैयारी चल रही होगी। बिना TMC के संरक्षण के
ये दंगे होना, हिंदुओं पर इस प्रकार के हमले होना संभव नहीं है। और रामनवमी के जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई पत्थरबाजी की घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे वोट बैंक की राजनीति बनाना बेहद दुखद है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं टीएमसी और बाकी पार्टियां। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामनवमी के दिन हिंसा हो। पश्चिम बंगाल और देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस। और बिहार के जमुई में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमुई क्षेत्र के वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे से राजद कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग और उनके परिवार को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। बिहार भाजपा ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि इस बार बिहार का दलित समाज चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके तेजस्वी को इसका जवाब देगा। वीडियो के आने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वे तेजस्वी यादव से दुखी हैं। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है मैं मानूंगा। मैं हूं राजनीतिक जीवन में और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे। मेरे सर आंखों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोग की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, मां बहन बेटियों को अपमानित करना। और इस मामले में तेजस्वी यादव ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अपना भाषण दे रहे थे, अब जनता में कौन क्या बोलता है मंच पर सुनाई नहीं देता। इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। वहीं इस मामले पर विपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दलितों के मसीहा रामविलास पासवान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय हैं और उन्होंने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। और जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान को गाली देने का मामला निश्चित तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है और यह मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। गुरुवार को इसे लेकर पटना में एनडीए नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। एनडीए की महिला नेत्रियों ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है।
जमुई की सभा में तेजस्वी जी के कार्यक्रम था, उस समय किस तरह से महिला पर, वो भी चिराग पासवान जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई है। इसलिए हम लोग आए हैं निर्वाचन आयोग में मांग करने के लिए कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा ही कराया गया है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो। और प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो जेल में रहते हुए घर वाला खाना, आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ा रहे और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। ईडी ने आरोप अरविंद केजरीवाल की उस याचिका के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने जेल में रहते हुए अपने शुगर लेवल के नियमित जांच की मांग की थी। ईडी की ओर से वकील जोएब हुसैन ने कहा कि हमने कोर्ट में डाइट चार्ट रखा है जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल में आम और मिठाइयां खा रहे थे। एक शुगर के मरीज को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में वही डाइट ले रहे हैं जैसा उनके डॉक्टर ने उन्हें लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की डाइट चार्ट के बारे में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को से भी जानकारी मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। उनके वकील ने कहा कि वो बेहतर संशोधित याचिका दाखिल करेंगे। और आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो अदालत से मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली और 26 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी देकर कोर्ट से मामले में आगे की जांच की मांग की है। इस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत 26 अप्रैल को याचिका पर आदेश देगा। बृजभूषण ने इस अर्जी में कहा है कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान ने WFI के दिल्ली ऑफिस में कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है। बृजभूषण के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने उस तारीख के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की कॉपी कोर्ट में नहीं जमा की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चार्जशीट पर संज्ञान के बाद जब आरोप तय करने को लेकर बहस हुई थी तब बृजभूषण के वकील ने यह मामला कोर्ट में नहीं उठाया था। अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और वित्त मंत्रालय ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने के अपने पहले के फैसले को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत संशोधन नियमों को अधिसूचित किया है। इस विषय पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने कहा कि अनगिनत चुनौतियों और प्रौद्योगिकी से इनकार के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र का सितारा हो सकता है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मुखिया एलन मस्क की भारत यात्रा से अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक निवेश आ सकता है। Elon Musk's impending visit and the Government of India's announcement of the 100% FDI for component systems, subsystems, and the 49% FDI for launch vehicles and associated systems and subsystems. It isn't now rocket science to realize that Bharat traverses the Amrit Kal or space sector, is leading the charge at escape velocity. और इस साल खुदरा महंगाई दर 4.85% के साथ 9 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि हाल में आए रिपोर्ट में थोड़ा खुदरा महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ माह से खुदरा महंगाई में लगातार नरमी का रुख है। इससे पहले फरवरी माह में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। इसके साथ अगर मोबाइल फोन की बात करें तो भारत में बने मोबाइल फोन की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत 50 से 60 अरब डॉलर तक के मूल्य का मोबाइल फोन निर्यात करेगा। यह आंकड़ा पिछले साल के 11 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात की तुलना में 5 गुना अधिक है। इसके साथ ही
पीएलआई योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 1.07 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक निवेश की प्राप्ति हुई है, जिसमें लगभग 7 लाख रोजगार का सृजन हुआ है और निर्यात 3.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार मिली थी, वहीं पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अंक तालिका में पंजाब किंग्स 8वें और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चल